हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बॉय मिसिंग और ये एक स्पेनिश सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसलिए ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखेगी और मूवी के एंड में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें सड़क पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो सड़क पर डरा हुआ, सहमा हुआ और हाफता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी से उतरकर एक आदमी उस बच्चे के पास जाता है। तो हम देख पाते हैं उस बच्चे के सर पर चोट लगी थी और उसमें से खून बह रहा था। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है जब हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर रेकेना और पुलिस ऑफिसर केरेनो उस बच्चे से मिलने जाते हैं। तब डॉक्टर उन दोनों को बताती है उस बच्चे को कोई भी अंदरूनी चोट नहीं आई है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हो सकता है उसे कोई सदमा लगा हो। पुलिस ऑफिसर रेकेना उस बच्चे से सवाल करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, पर वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता। तब पुलिस उसकी स्कूल यूनिफॉर्म जो उसने पहन रखी थी उसका पता लगाकर उसके स्कूल जाते हैं और उस बच्चे के बारे में स्कूल प्रिंसिपल से पता करने की कोशिश करते हैं। तब प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर को बताती है इस बच्चे का नाम विक्टर है और इसकी उम्र 6 साल है। कुछ दिनों से बीमार होने के चलते ये बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था। तब भी ये स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा था मैं नहीं जानती। आगे मूवी में कोर्ट रूम का सीन बताया जाता है जहाँ पर पेट्रिशिया नाम की लॉयर एक केस जीत जाती है और वो एक आदमी को रिहा करवाती है। इसलिए सारे न्यूज चैनल और मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं और पेट्रिशिया मीडिया में कहती है मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। और पेट्रिशिया के रहन सहन को देखकर हमें लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी और फेमस वकील थी। और पेट्रिशिया लॉकर रूम में कुछ रखने जाती है। तभी पेट्रिशिया को पुलिस का कॉल आता है और पेट्रिशिया हॉस्पिटल पहुंचकर पुलिस ऑफिसर रेकेना से कहती है जब मैं खुद उसे स्कूल के गेट पर छोड़कर आई थी तो वो सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है इसलिए वो डरा होगा। पुलिस ऑफिसर कहते हैं इस बच्चे के पिता कहाँ हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पेट्रिशिया कहती है वो सिर्फ मेरा बेटा है, हमारे उसके पिता के साथ कोई संबंध नहीं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं आपका बेटा कोई भी बातचीत नहीं कर रहा और ना ही वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। पेट्रिशिया कहती है वो अच्छे से बोल नहीं पाता इसलिए वो इशारों में बात करता है और वो सुन भी नहीं पाता, इसके लिए उसे कान के मशीन की जरूरत पड़ती है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं पर इस वक्त उसके कान में कोई भी मशीन नहीं है। आगे पेट्रिशिया अपने बेटे विक्टर से बात करती है, उसके डर को दूर करने की कोशिश करती है। तभी पेट्रिशिया देखती है टीवी पर न्यूज चल रही थी और न्यूज चैनल पर यह न्यूज फैल चुकी थी कि पेट्रिशिया का बेटा विक्टर स्कूल से गायब हुआ था। पेट्रिशिया विक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में लेकर जाती है। तो बाहर बहुत से मीडिया वाले खड़े हुए थे और वो विक्टर से सवाल कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ। मीडिया वालों की भीड़ को देखकर विक्टर घबराने लगता है और वो अपनी माँ के साथ अंदर जाता है। आगे पुलिस हेडक्वार्टर में पेट्रिशिया विक्टर को उसकी कान की मशीन पहनाती है जिससे विक्टर को सुनाई देने लगता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है और विक्टर सारे जवाब अपनी मम्मी पेट्रिशिया को इशारों में बताता है। पुलिस विक्टर से सवाल करती है तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं गए थे, क्या किसी ने तुम्हें अंदर जाने से रोका था। विक्टर इशारों में कहता है हाँ। पुलिस कहती है तुम्हें किसने रोका था। तो विक्टर अपनी माँ को इशारों में बताता है कि स्कूल के एंट्रेंस गेट की जगह पर एक आदमी आया और उसने गार्डन में काम करने वाले आदमी के जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसी ने मुझे पीछे से खींचा और फिर उसने मुझे मारा, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। वह आदमी दिखने में एक आम इंसान जैसा था पर मैं उसे गौर से नहीं देख पाया। जब मुझे होश आया तो मेरे चारों ओर अंधेरा था और कान की मशीन ना लगी होने के कारण मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। उस कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की से मैं बाहर निकला था। मैं उस अंधेरी जगह से बाहर निकला तो उसके चारों तरफ जंगल था, वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था। आगे स्केच आर्टिस्ट विक्टर से उस आदमी के चेहरे के बारे में पूछती है कि वो आदमी कैसा दिखता था और सॉफ्टवेयर में उस आदमी का चेहरा तैयार किया जाता है। स्केच आर्टिस्ट पुलिस को बताती है जो चेहरा विक्टर ने बनवाया है वो चेहरा चार्ली नाम के आदमी से 90% मैच हो रहा है। चार्ली पहले चोरी, मारपीट और तोड़फोड़ के अपराध में जेल में रह चुका है। 3 साल पहले इसे रिहाई मिली थी, उसके बाद इसने कोई क्राइम नहीं किया, पर अपने घर को कब्जे से छुड़ाने के लिए इसे पैसों की बहुत जरूरत है। आगे मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जब चार्ली नाम का आदमी अपने घर पर था और वो अपने हाथ पर आए चोट के निशान को पानी से धो रहा था। तभी चार्ली की वाइफ उसके घर पर आती है और वो उसके हाथ में लगी चोट को देखती है। चार्ली की वाइफ चार्ली के घाव पर पट्टी करती है और वो उससे उसके घाव के बारे में पूछती है। तभी चार्ली के घर में पुलिस आती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। पुलिस के साथ जाने से पहले चार्ली अपनी वाइफ के कान में कुछ बोलता है और पूछताछ में चार्ली पुलिस को बताता है उस बच्चे को जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैंने उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो बता रहा है। मैं तो सुबह अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर था रोज की तरह। पुलिस पूछती है तो तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी।
चार्ली कहता है मैं अपने घर में जंग लगी हुई पाइप को ठीक कर रहा था, उसी में मुझे चोट आ गई। पुलिस ऑफिसर कहता है जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक तुम हिरासत में रहोगे। चार्ली की वाइफ चार्ली से मिलने आती है और वो चार्ली से कहती है उस बच्चे ने तुम्हारा नाम क्यों लिया और तुम्हारी पहचान कैसे की। चार्ली कहता है विश्वास मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे वकील की जरूरत है। दूसरी तरफ विक्टर अपनी माँ पेट्रिशा के साथ था और वो अपनी माँ से कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तब पेट्रिशा कहती है ओके कल तुम स्कूल मत जाना, पर परसों तुम्हें स्कूल जाना होगा। स्कूल में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी घर में एक कॉल आता है और पेट्रिशा कॉल अटेंड करती है। दूसरी तरफ फोन पर एक दूसरी लेडी थी और वो पेट्रिशा से कहती है मैं डेनियल की माँ हूँ, मेरा बेटा आपके बेटे के साथ पढ़ता है और मेरा बेटा आपके बेटे को कंपनी देना चाहता है, क्या वो आपके घर आ सकता है। ये सुनकर पेट्रिशा विक्टर से पूछती है तुम्हारा दोस्त घर पर आना चाहता है, क्या मैं उसे यहाँ पर बुला लूं। ये सुनकर विक्टर कॉल काट के फोन रख देता है। अगले दिन पुलिस विक्टर के स्कूल में जांच पड़ताल करती है तो उन्हें स्कूल के पीछे वाले हिस्से पर विक्टर की कान की मशीन मिलती है। दूसरी तरफ चार्ली का वकील पुलिस ऑफिसर केरेनो से कहता है आपने बिना कोई सबूत के मेरे क्लाइंट को जेल में डाल दिया और उनका सारा सामान जब्त कर लिया। मेरे क्लाइंट की वाइफ 8 महीने प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से उन्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। अगर आप लोगों ने उनका सब कुछ लौटाकर उन्हें रिहाई नहीं दी तो मैं अदालत में जाकर नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों पर केस करूंगा। आगे पुलिस चार्ली को रिहा कर देती है और मीडिया वाले चार्ली से भी सवाल करते हैं। यह सब कुछ न्यूज में पेट्रिशिया देख रही थी और दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ भी देख रही थी। चार्ली घर में आता है और चार्ली की वाइफ उससे कहती है तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो, अगर तुम मुझे कुछ बताओ तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी चार्ली को फोन आता है और चार्ली बात करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। फोन पर बात कर रहा आदमी चार्ली से कहता है तुम सारे न्यूज चैनल पर हो। चार्ली कहता है पर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। फोन पर बात कर रहा आदमी कहता है मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता, जितना जल्दी हो सके सब कुछ सॉल्व करो, नहीं तो मुझे कुछ करना होगा। फोन पर बात करके चार्ली घर के एयर कंडीशन डक को ओपन करता है और वहां से कुछ पैसे निकालने लगता है। दरवाजे के बाहर खड़ी चार्ली की वाइफ चार्ली को दरवाजा खोलने को कहती है और वो कमरे के अंदर चल रही आवाजों को सुनने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह पेट्रिशिया अपने बेटे को शॉपिंग पर ले जाती है। तभी कोई गाड़ी पेट्रिशिया की गाड़ी का पीछा कर रही थी और पेट्रिशिया उस गाड़ी को अपनी गाड़ी का पीछा करते हुए देख लेती है। पेट्रिशिया अपनी गाड़ी को एक जगह रोककर पुलिस को कॉल करने लगती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी का पीछा करने वाला आदमी चार्ली था। चार्ली को वापस पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और चार्ली अपने वकील को बताता है मैंने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा है, मैं बस उसे बातचीत करने के लिए उसका पीछा कर रहा था ताकि मैं उसकी गलतफहमी मिटा सकूं। ये सुनकर चार्ली का वकील कहता है तुम ऐसा पुलिस को कुछ नहीं बताओगे, तुम पुलिस को बताना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। चार्ली भी वकील के कहे अनुसार पुलिस को सब कुछ झूठ बताता है। चार्ली कहता है मैं उस बच्चे का पीछा कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं अपने घर पर था। चार्ली की इन बातों को सुनकर पेट्रिशिया पुलिस ऑफिसर रेकेना से कहती है इससे मेरे बेटे को खतरा है, इसे रिहा मत कीजिए। पुलिस ऑफिसर कहता है हम बिना सबूतों के किसी को ऐसे जेल में नहीं रख सकते, लेकिन हम आपके बेटे को सिक्योरिटी दे सकते हैं जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। उसी रात पेट्रिशिया विक्टर को समझाती है तुम डरो मत, पुलिस तुम्हारी देखभाल करेगी और स्कूल में टीचर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी और घर पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम सेफ रहोगे। इसलिए मैंने घर पर अलार्म भी लगवाया है, जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे तो तुम इस रिमोट के बटन को दबा देना और मैं वहां पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर पेट्रिशिया विक्टर को सुलाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात होती है और विक्टर रात में पानी पीने के लिए उठता है। तभी रात में विक्टर के घर में कोई एंटर होता है। उस आदमी ने हुड जैकेट पहन रखा था और विक्टर को उसकी परछाई दिखाई देती है। यह देखकर विक्टर डर जाता है और वो अलार्म बजा देता है। तब पेट्रिशिया दौड़कर अपने कमरे से विक्टर के पास आती है और वो भी उस आदमी को घर से बाहर भागते हुए देख लेती है। उसी रात चार्ली भी चुपके से अपने घर में आता है और उसने भी हुड वाला जैकेट पहन रखा था। तब चार्ली की वाइफ भी जगी होती है और वो चार्ली से सवाल करती है तुम कहाँ थे और तुम ये सब क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। चार्ली कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उन सब में इन्वॉल्व नहीं था। चार्ली की वाइफ कहती है पर मैं उस बच्चे वाले केस में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। अगले दिन सुबह पेट्रिशिया पोर्ट पर जाकर राहुल नाम के आदमी से मिलती है और पेट्रिशिया राहुल के ऑफिस में जाकर उसकी वाइफ और उसकी बच्ची का फोटो देखती है और पेट्रिशिया राहुल के ऑफिस में रखी एक हाथी की मूर्ति भी देखती है। राहुल पेट्रिशिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पेट्रिशिया कहती है तुम्हें तो पता ही होगा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, न्यूज चैनल पर मेरी ही न्यूज चल रही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल कहता है तुम्हें 10 साल बाद मेरी याद आई,
पैट्रिशा कहती है एक आदमी है जो विक्टर को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे आदमी उस किडनैपर को डराए धमकाए ताकि वो किडनैपर विक्टर के आसपास ना भटके। राहुल कहता है ये विक्टर कौन है? पैट्रिशा कहती है वो मेरा बेटा है और तुम्हारा भी। ये सुनकर राहुल शॉक रह जाता है और राहुल पैट्रिशा से कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा एक बेटा भी है? पैट्रिशा कहती है क्योंकि उससे कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम्हारी दुनिया मेरे बेटे के लिए नहीं है, उसकी दुनिया अलग है। राहुल कहता है तो तुम उसके लिए मेरे पास मदद क्यों मांगने आई? पैट्रिशा कहती है क्योंकि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जब चार्ली की वाइफ एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो चार्ली की वाइफ से पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कल रात चार्ली कहाँ था? चार्ली की वाइफ कहती है वो कल रात मेरे साथ ही था। पुलिस ऑफिसर कहता है क्या तुम जानती हो वो अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन में है। विक्टर की मम्मी ने कल रात किसी आदमी को उनके घर से भागते हुए देखा था। इसी सिलसिले में उससे पूछताछ की जा रही है। अगर अब तुम उसकी भलाई चाहती हो तो हमें सब कुछ सच सच बताओ। तब चार्ली की वाइफ कहती है जब उस बच्चे को किडनैप किया गया था तब चार्ली घर पर नहीं था, पर उसने उस बच्चे को किडनैप नहीं किया है। वो तो उस वक्त डॉग्स फाइट में सट्टा लगाने के लिए गए थे जिससे एक बार में उनकी ढेर सारी कमाई हो सके। आगे पुलिस हेडक्वार्टर में पैट्रिशा और उसके बेटे विक्टर को बुलाती है और पुलिस ऑफिसर रेकेना पैट्रिशा से कहते हैं हमने चार्ली की वाइफ से और चार्ली से बहुत पूछताछ की और सारा सच बाहर आ गया है। चार्ली किडनैपिंग के समय डॉग्स फाइट में गया हुआ था। हमने ट्रैफिक कैमरा से उसकी पिक्चर भी निकाली है और ये पिक्चर उसी सुबह की 9:03 की है। इसका मतलब है कि चार्ली उस समय स्कूल में नहीं था और जिससे साबित होता है कि चार्ली ने विक्टर की किडनैपिंग नहीं की थी। हो सकता है तुम्हारे बेटे से चार्ली को पहचानने में गलती हुई हो। आगे पुलिस वापस विक्टर को अंदर बुलाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और पुलिस विक्टर को 4 फोटो दिखाकर पूछती है तुम्हें इनमें से किसने किडनैप किया था? विक्टर उनमें से एक फोटो को चुनकर बताता है। उस आदमी को देखकर पुलिस कहती है ये आदमी 3 हफ्ते पहले ही सुसाइड कर चुका है। पुलिस ऑफिसर विक्टर से पूछते हैं बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? तब विक्टर अपनी माँ को बताता है मेरी किडनैपिंग नहीं हुई थी, मैंने ये सब कहानी बनाई थी। यह सुनकर पैट्रिशा शॉक रह जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। और वॉशरूम में जाकर पैट्रिशा राहुल को कॉल करती है, पर राहुल का कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। पैट्रिशा फोन पर कहती है चार्ली को अभी कुछ मत करना, प्लान चेंज हो चुका है। और पैट्रिशा वापस आकर विक्टर से पूछती है तुमने ये सब झूठ क्यों बोला? दूसरी तरफ चार्ली डॉग्स फाइट में सट्टा लगाने के लिए पहुंच जाता है और डॉग्स फाइट के बाद चार्ली वॉशरूम में जाता है। तब वहां पर वॉशरूम में 2 आदमी चार्ली का पीछा करते हुए आते हैं और वो दोनों आदमी चार्ली को बेरहमी से मारने लगते हैं और चार्ली भी अपने बचाव की कोशिश करता है। और आगे हमें वॉशरूम से एक गोली चलने की आवाज आती है। दूसरी तरफ पैट्रिशा अपने बेटे के द्वारा बताया गया सच पुलिस को बताती है। पैट्रिशा कहती है विक्टर ने बताया कि स्कूल में कुछ बच्चे उसे मारते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे परेशान करते हैं और फिर वो लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं उसे परेशान करने के लिए। उस दिन मेरे स्कूल छोड़ने के बाद जब वो अंदर गया था तो उन बच्चों ने उसे बुरी तरह परेशान किया था और वो लोग उसे खींचकर फॉरेस्ट एरिया की तरफ ले गए थे। उन्होंने उसका सर पत्थर पर पटक दिया जिससे उसे खून आने लगा और उन लोगों ने उसे पशुओं का मल खिलाने की कोशिश भी की। इन सब के बाद विक्टर स्कूल में वापस नहीं गया, वो जंगल की तरफ भाग गया था और वो रास्ता भूल चुका था। यहाँ पर आकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। तब मीडिया वालों को देखकर वो डर गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो शहर में न्यूज बन जाएगी और बदनामी के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब वो पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया तब वो बोर्ड पर लगे हुए क्राइम सीन के फोटो देख रहा था और उसने टेबल पर रखी चार्ली की फोटो भी देखी और उसके बाद उसने ये सब कहानी बना डाली। विक्टर बहुत डरा हुआ था। वो बच्चे फोन लगाकर विक्टर पर दबाव डालने लगे। यहाँ तक कि एक बच्चा विक्टर को धमकाने के लिए उस रात घर पर भी आया था कि वो किसी को सच ना बताए। इतने में विक्टर ने अलार्म बजा दिया और वो लड़का वहां से भाग गया। उन बच्चों को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो लोग तो इसे मार देंगे। तभी पैट्रिशा को राहुल का कॉल आता है और पैट्रिशा राहुल से कहती है मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा क्लाइंट वो सब नहीं करवाना चाहता जिसके लिए आपको कहा गया था, वो बस एक मिस्टेक थी। राहुल कहता है तो क्या टारगेट गलत था? पर मैंने तो उन्हें फोन करके काम दे दिया है। पैट्रिशा कहती है नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। आगे पुलिस उन बच्चों को कस्टडी में लेती है जिन्होंने विक्टर को परेशान किया था। तभी पैट्रिशा को कॉल आता है और पैट्रिशा कॉल अटेंड करती है। दूसरी तरफ से पाको नाम का आदमी पैट्रिशा से कहता है हमें तुम्हारा नंबर राहुल से मिला, पर राहुल ने बताया था ये काम बहुत ही आसान है,
पर उस आदमी को मारते समय उसने हम पर हमला किया और मजबूरन हमें उस आदमी को मारना पड़ा। पैट्रिशिया कहती है पर मैंने राहुल को उसे मारने के लिए नहीं कहा था। पाको कहता है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम चाहती हो कि पुलिस को ना पता चले कि यह काम करने के लिए तुमने हमसे कहा था और पुलिस तुम तक ना पहुंचे, तो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें हमें पैसा देना होगा, $6 मिलियन, और मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ से गायब हो जाएंगे। पैट्रिशिया कहती है मैं ये पैसा नहीं देने वाली। तभी पाको फोन काट देता है और पैट्रिशिया के मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव होता है और इस मैसेज में पाको ने चार्ली की लाश की फोटो भेजी थी। पैट्रिशिया ये देखकर डर जाती है और पैट्रिशिया राहुल के पास जाकर राहुल से कहती है मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी ताकि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। राहुल कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। पैट्रिशिया कहती है मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्योंकि तुम मेरे अपने थे और तुमने वो काम अपने 2 बेवकूफ दोस्तों को दे दिया। उन्होंने काम भी पूरा नहीं किया और अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राहुल कहता है वो मेरे दोस्त नहीं है, मैंने बस उन्हें काम दिया था। पैट्रिशिया कहती है राहुल प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस झमेले से निकालो। तब राहुल गुस्सा होकर कहता है मेरी जिंदगी वापस बर्बाद मत करो, अगर तुम्हें इस झमेले से बचना है तो वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करो और यहाँ से चली जाओ। पैट्रिशिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पैट्रिशिया विक्टर को अपने यहाँ काम करने वाली लेडी के साथ कहीं भेज देती है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस ऑफिसर वो वीडियो देखते हैं जो कि विक्टर के दोस्तों ने बनाया था उसे परेशान करते हुए। उस वीडियो को देखकर पुलिस ऑफिसर उस केस को बंद करने के लिए कहते हैं और उस केस को नाबालिग बच्चों के केस में डालने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ चार्ली की वाइफ आती है और पुलिस ऑफिसर चार्ली की वाइफ से मिलते हैं। चार्ली की वाइफ कहती है कल रात से चार्ली घर पर नहीं आया है, मुझे लगा कि पुलिस उसे उठा ले गई होगी। तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं आपके पति निर्दोष थे, बस कुछ गलत फहमियां हो गई थी, हो सकता है कि वो कानूनी पचड़ों से बचने के लिए कहीं छुप गया हो। तब चार्ली की वाइफ कहती है मेरे पति बुरे आदमी नहीं हैं और वो ऐसा कभी नहीं करते, प्लीज मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आगे पुलिस चार्ली को ढूंढने में लग जाती है और पुलिस को डॉग फाइट की जगह पर चार्ली की कार मिलती है। पुलिस वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है चार्ली उस दिन आया था और वो बिल्डिंग के अंदर भी गया था, पर वो वापस बाहर नहीं आया। उसके अलावा वहाँ 2 बाइक और खड़ी थी, उसमें भी आदमी आए थे और वो भी वापस वहाँ पर नहीं आए, वो भी गाड़ी छोड़कर चले गए। पुलिस बिल्डिंग के अंदर चेक करने जाती है। तब लेडी पुलिस ऑफिसर को बताती है वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया गया था, दीवारों पर कई जगह खून के छींटे मिले हैं और हर जगह पर चार्ली और उन 2 बाइक्स वालों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तब पुलिस ऑफिसर की नजर वॉशरूम की विंडो पर पड़ती है और टूटी हुई विंडो को देखकर उन्हें समझ आता है कि वहीं से वो 2 बाइक वाले भागे होंगे, इसलिए वो कैमरा फुटेज में बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। आगे लेडी पुलिस ऑफिसर उन 2 बाइक वालों का पता लगाती है और लेडी पुलिस ऑफिसर रेकेना से कहती है उन बाइक वालों में से एक आदमी का नाम पाको है और उसके पास हमेशा हथियार रहता है, इसके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है और ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। और दूसरे आदमी का नाम हेक्टर है, ये भी क्रिमिनल है। हम इन दोनों के घर पर गए पर ये दोनों घर पर नहीं थे, जब से चार्ली गायब है तब से ये दोनों भी गायब है। पर पाको और हेक्टर के मोबाइल से एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है, वो नंबर है राहुल नाम के आदमी का। ये पोर्ट पर काम करता है और ये भी 10 साल पहले एक क्राइम में पकड़ा गया था। क्या आप बता सकते हैं तब इसको केस लड़के किसने बचाया था? पुलिस ऑफिसर रेकेना सोचता है और वो कहता है पैट्रिशिया। लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है हाँ, और ये लोग कल मिले भी थे। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर राहुल को पोर्ट पर पकड़ने जाते हैं और पुलिस ऑफिसर रेकेना राहुल से कहते हैं हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर राहुल कहता है ठीक है, मेरी अंदर मीटिंग चल रही है, मैं उसे कैंसिल करके आता हूँ। राहुल अपने ऑफिस में जाता है और पुलिस बाहर इंतजार कर रही होती है। तब पीछे के दरवाजे से राहुल भागने की कोशिश करता है और पुलिस राहुल को देख लेती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है, पर राहुल कंटेनर के बीच से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। पुलिस को भी जंगल में छानबीन करते हुए गड्ढे में कुछ मिलता है। राहुल के जरिए पैट्रिशिया को पता लग जाता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ने वाली है। तब पैट्रिशिया अपना सारा काम जल्दी जल्दी में खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। तब पैट्रिशिया के ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठी लेडी पैट्रिशिया को एक पैकेज देती है। पैट्रिशिया उस पैकेज को लेकर जल्दी जल्दी में जाने लगती है और पैट्रिशिया अपनी सेक्रेटरी को कहती है सारी मीटिंग और शेड्यूल कैंसिल कर दो। तभी पैट्रिशिया को उस लेडी का कॉल आता है जिसके साथ उसने विक्टर को भेजा था। वो लेडी पैट्रिशिया से कहती है हम लोग पहुंच गए हैं। पैट्रिशिया उस लेडी से कहती है जो भी जरूरत पड़े बाहर से मंगवा लेना, पर विक्टर को अकेला छोड़कर मत जाना। यहाँ स्थिति सामान्य होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। और ऐसा कहकर पैट्रिशिया कॉल कट कर देती है। विक्टर और वो लेडी कहीं दूर इलाके में रहने चले गए थे, पर हम देखते हैं वहाँ पर भी उन पर कोई नजर रख रहा था।
पेट्रिशा अपने ऑफिस की लिफ्ट में थी और वो उस पैकेट को खोलती है जो रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने उसे दिया था। पेट्रिशा उस पैकेट को खोलती है तो उसके अंदर एक कटी हुई उंगली थी, जिसे देखकर पेट्रिशा घबरा जाती है और वो बॉक्स छोड़ देती है। पेट्रिशा वापस उस बॉक्स को उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी पार्किंग एरिया में पेट्रिशा को पुलिस वाले मिल जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। पेट्रिशा को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर चार्ली को मारा गया था। पेट्रिशा अपने पास वाले बॉक्स को अपने कोट में छुपा लेती है और पुलिस ऑफिसर रेकेना पेट्रिशा के हाथ से उसका कोट और उसका बॉक्स ले लेते हैं। ये देखकर पेट्रिशा थोड़ी घबरा जाती है कि पुलिस ऑफिसर उस बॉक्स को ना खोल ले और पुलिस ऑफिसर रेकेना पेट्रिशा से कहते हैं, आपके बेटे विक्टर के सच बताने से पहले ही चार्ली गायब हो गया। हमें यहाँ वॉशरूम में उसके खून के छींटे मिले हैं और हमने हमला करने वालों का भी पता लगा लिया है। अटैकर ने चार्ली के गायब होने से कुछ समय पहले राहुल नाम के आदमी से बात की थी। हम राहुल से बात करने गए तो वो आपका नाम सुनते ही भाग गया। पुलिस ऑफिसर पेट्रिशा को वॉशरूम में ले जाते हैं जहां पर चार्ली को मारा गया था। वहां पर एक कपड़े से ढकी हुई लाश रखी हुई थी और पुलिस ऑफिसर पेट्रिशा से कहते हैं, ये लाश हमें जंगल में मिली। पेट्रिशा आगे बढ़ती है और उस लाश पे से कपड़ा हटाती है तो वो लाश एक कुत्ते की थी और ये सब पुलिस जानबूझ के कर रही थी ताकि पेट्रिशा सब कुछ सच बता दे। आगे पेट्रिशा को घर छोड़कर पुलिस वापस चार्ली को ढूंढने में लग जाती है और पेट्रिशा के पास वो बॉक्स वाली उंगली थी जिसे वो जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन पेट्रिशा कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती है। तब राहुल भी कहीं से आकर उसकी कार में बैठ जाता है और वो पेट्रिशा का मुंह दबाकर कहता है, पुलिस कल मेरे पास आई थी, उन्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तुमने मेरी लाइफ फिर से बर्बाद कर दी और तुम ऐसे ही बचकर जाना चाहती हो। मुझे पता है वो लोग कहाँ पर छुपे हैं। तुम्हें इस मुसीबत से मुझे निकालना होगा। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ गाड़ी लेकर चलो। पेट्रिशा राहुल के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी लेकर जाती है तो वह एक बंद जगह थी जहाँ पर एक जली हुई कार रखी हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ से पाको ने पेट्रिशा को कॉल किया था और पीछे पाको का आदमी कार में बॉडी जला रहा था। पेट्रिशा और राहुल उस खाली जगह के अंदर जाते हैं तो वहां पर चार्ली के शूज पड़े हुए थे और वहां पर एक बाथ टब भी रखा हुआ था जिसमें बहुत सारा खून था और उसमें एक कटर भी रखा हुआ था, यानी वहीं पर चार्ली की बॉडी को काटा गया होगा। और राहुल और पेट्रिशा वहां रखे सामान को देखने लगते हैं पर वहां पर वो दोनों आदमी नहीं थे। वहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जिसे देखकर राहुल कहता है, उन्हें पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। मैप में हमारे आने का रूट वो देख रहे थे। तभी पेट्रिशा के मोबाइल पर कॉल आता है और दूसरी तरफ से पाको पेट्रिशा से कहता है, लैपटॉप के पास एक पेन ड्राइव रखी हुई है, उसमें दिखाए गए रास्ते के अनुसार तुम्हें कल पैसे पहुंचाने हैं। और पाको पेट्रिशा को लैपटॉप के स्क्रीन देखने के लिए कहता है। पेट्रिशा लैपटॉप की स्क्रीन देखती है तो उसमें विक्टर की और जो लेडी विक्टर का ख्याल रख रही थी उसकी फोटो थी, यानी ब्लैकमेल करने वालों को विक्टर की लोकेशन पता चल गई थी। पाको पेट्रिशा से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अच्छा लड़का है। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो जो कहा गया है वो करो। और पाको पेट्रिशा को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाता है। पेट्रिशा जिस बिल्डिंग में थी वहां पर भी पुलिस का सायरन सुनाई आ रहा था। ये सुनकर पेट्रिशा राहुल को वहां से भागने के लिए कहती है और राहुल और पेट्रिशा दोनों वहां से निकल जाते हैं और पेट्रिशा राहुल को गाड़ी से उतारकर आगे चली जाती है। आगे पेट्रिशा बीटीजी में जाकर अपना घर, अपने शेयर और अपने बॉन्ड्स सब कुछ बेचकर पैसों का इंतजाम कैश में करती है और वो मैनेजर से कहती है कि वो कल सुबह पैसे लेने आएगी। उसके जाने के बाद मैनेजर पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि कल तक पेट्रिशा को $6 मिलियन कैश चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, अब हम तुम्हें जैसा कहे तुम वैसा ही करना। और पुलिस ऑफिसर उस क्राइम सीन को देखने लगते हैं जहां पर खून से लथपथ बाथ टब रखा हुआ था जहां पर चार्ली को मारा गया था। पेट्रिशा अगले दिन वापस से मैनेजर के पास कैश लेने जाती है। तब उसके पास एक छोटा सूटकेस होता है। मैनेजर पुलिस के कहे अनुसार नोटों के बीच में जीपीएस चिप छुपा देता है ताकि पुलिस को पैसों की लोकेशन का पता चल सके। पेट्रिशा पैसा कलेक्ट करने आती है तो वो समझ जाती है पुलिस उस पर नजर रख रही है। पेट्रिशा पैसा कलेक्ट करती है और वो बिल्डिंग से बाहर जाने की बजाय वही बने वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के बाहर जेंट्स पुलिस वाला था इसलिए वो वॉशरूम के अंदर नहीं जाता और वो बाहर ही खड़े होकर वॉशरूम से निकलने वाली महिलाओं पर नजर रखता है। एक के बाद एक लेडी वॉशरूम से बाहर निकलती है पर उनमें से कोई भी पेट्रिशा नहीं थी और लास्ट में ट्रॉली बैग लेकर एक बड़े बाल वाली लेडी वॉशरूम से बाहर निकलती है। बहुत देर इंतजार करने पर पुलिस को शक होता है और नोटों पे लगाई गई जीपीएस चिप भी वॉशरूम की लोकेशन दिखा रही थी। तब एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और वो वॉशरूम में जाकर देखती है तो वॉशरूम में एक लेडी थी पर पेट्रिशा वहां पर नहीं थी। लेडी पुलिस ऑफिसर वॉशरूम में खड़ी लेडी को पेट्रिशा का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। तब पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि वो लेडी पेट्रिशा की सेक्रेटरी थी। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि पेट्रिशा अपने कपड़े
और अपना हुलिया बदलकर यहाँ से बाहर गई थी, इसलिए आप लोग उसे पहचान नहीं पाए। और पुलिस ऑफिसर रेकेना पेट्रिशा की गाड़ी का पता लगाने के लिए कहते हैं। पुलिस को पेट्रिशा की गाड़ी मिल जाती है और वो चुपके से उसका पीछा करने लगते हैं। पुलिस पेट्रिशा की गाड़ी का पता लगा लेती है और वो उसकी गाड़ी पर नजर रखती है तो पेट्रिशा की गाड़ी एक सुनसान जगह पर एक दूसरी गाड़ी के पास रुकती है। पेट्रिशा ब्रीफकेस को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी को पाको के बताए अनुसार ले जाने लगती है। पुलिस भी प्लान के अनुसार पेट्रिशा का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ पेट्रिशा की गाड़ी के पास उसको ब्लैकमेल करने वाले पाको की गाड़ी आती है और पाको पेट्रिशा की गाड़ी की डिक्की ओपन करके उसमें से पैसा निकाल लेता है। और पेट्रिशा पुलिस को चकमा देने के लिए अपने साथ खाली ब्रीफकेस ले गई थी। पाको को पैसे मिलते ही वो पेट्रिशा को कॉल करके कहता है, तुम जिस गाड़ी में बैठी हो उसके पीछे ही चार्ली की लाश पड़ी है। पेट्रिशा पीछे पलटकर देखती है तो वहां पर कपड़े से ढके हुए शरीर के अंग पड़े हुए थे और उनमें से खून भी बह रहा था। और यह देखकर पेट्रिशा घबरा जाती है और वो कहती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पाको कहता है, गाड़ी का जीपीएस चालू करो और रूट को फॉलो करो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। पेट्रिशा जीपीएस के बताए रूट पर गाड़ी चलाने लगती है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। वो रास्ता एक पहाड़ के ऊपर जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है। बताए गए रूट के अनुसार पेट्रिशा पहाड़ के ऊपर एक पुराने घर तक पहुंच जाती है। पेट्रिशा घर में जाकर देखती है तो उस घर में उसे विक्टर मिलता है और वो बिल्कुल ठीक था। पेट्रिशा विक्टर से कहती है, डरना बिल्कुल मत, मुसीबतों का सामना करना सीखो। तब विक्टर पेट्रिशा को एक हाथी की छोटी मूर्ति देता है और वो कहता है, ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। यह हाथी की वही मूर्ति थी जो पेट्रिशा ने राहुल के ऑफिस में देखी थी और उस मूर्ति को देखकर पेट्रिशा समझ जाती है कि राहुल भी इन सब में शामिल था और पाको और उसके साथ वाला आदमी राहुल के साथ था। उन्होंने राहुल के कहे अनुसार ये सब प्लान किया था। दूसरी तरफ राहुल अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ और ब्लैकमेल करने वाले उसके दो दोस्तों के साथ प्लेन में जाकर बैठता है दूसरे देश जाने के लिए। तब राहुल के पास वो ब्रीफकेस भी था जिसमें वो सारा पैसा था। इधर पेट्रिशा के पास पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस पेट्रिशा को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। पेट्रिशा बताती है कि वो जिस गाड़ी में थी उसमें एक लाश है। पुलिस उस लाश को देखती है तो कपड़े के नीचे एक डमी रखी हुई थी। तब राहुल फ्लाइट के उड़ने से पहले एक कॉल करता है और पेट्रिशा के पास खड़े ट्रक में मोबाइल की रिंग बजने लगती है। पुलिस उस ट्रक का शटर खोलती है तो पुलिस देखती है उस ट्रक के अंदर चार्ली था और चार्ली अभी भी जिंदा था। उन लोगों ने उस पर गोली तो चलाई थी पर उसे जान से नहीं मारा था। पेट्रिशा से पैसा निकालने के लिए उन्होंने चार्ली के मर्डर का ड्रामा रचा था। पेट्रिशा ये देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो बर्बाद हो चुकी है। पेट्रिशा पहाड़ के किनारे जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।